नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थल। पाषाणकालीन अवशेषों का वैज्ञानिक अध्ययन करने से ये निश्चित रूप से ज्ञात हो जाता है कि भारत की प्राचीनतम बस्तियों में राजस्थान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। समय की गति के साथ साथ हमें राजस्थानी सभ्यता की गोधूली की आभा दिखाई देने लगी। संभवतः ऋग्वैदिक काल से सदियों पहले राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के वर्तमान रेगिस्तानी क्षेत्र में समुद्र था तथा आहड़, उदयपुर के निकट और दृष्टवती एवं सरस्वती नदियां उस समुद्र में आकर मिलती थीं। कालांतर में समुद्र के संकुचन से यहाँ मरुस्थल बन गया और नदियां सूख गई। अब यहाँ केवल बरसाती नदी के रूप में घग्गर बहती हुई दिखाई देती है। ऋग्वेद में सरस्वती एवं मरु दोनों का उल्लेख हुआ है। आहड़, दृष्टवती और सरस्वती नदियों के कांठों पर मानव संस्कृति सक्रिय थी। इन कांठों में उदित एवं विकसित सभ्यता और संस्कृति कुछ अंशों में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की सभ्यता के समकक्ष एवं समकालीन सी थी। आज से लगभग 5-6 हजार वर्षों पूर्व इन नदी घाटियों में मानव ने अत्यंत ही समुन्नत सभ्यता का निर्माण किया था। इनमें बागोर, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट की सभ्यता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कालीबंगा की सभ्यता राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण सभ्यता के चिन्ह दृष्टवती और सरस्वती नदियों की घाटी से प्राप्त हुए हैं। प्राप्त अवशेषों के आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं ने इस सभ्यता को सैंधव, सिंधु घाटी की सभ्यता से भी अधिक प्राचीन बताया गया है। इन नदियों के कांठे में ऐसे कई स्थान हैं जो उस युग की सभ्यता की कहानी सुनाते हैं। लगभग 4-5 हजार वर्ष पूर्व इन नदियों के कांठों में मानव जीवन हिलोरे लेता था और उसकी सभ्यता एवं संस्कृति काफ़ी समृद्ध एवं विकासोन्मुख थी, जिसके प्रमाण यहाँ से खुदाई से प्राप्त अनेक वस्तुएं हैं। दुर्भाग्यवश कुछ प्राकृतिक कारणों के परिणाम स्वरूप कालांतर में सरस्वती नदी लुप्त हो गई और इसी के साथ ऐसी समृद्ध सभ्यता का केंद्र का ह्रास हो गया। सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इस सभ्यता के लोप होने के संबंध में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि संभवतः भूचाल से या कच्छ के रन के रेत से भर जाने से ऐसा हुआ हो। जो समुद्री हवाएं पहले इस ओर नमी लाती थी और वर्षा का कारण बनती थी, वही हवाएं सूखी चलने लगी और कालांतर में ये भूभाग रेत का समुद्र बन गया। इन नदियों के कांठे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के कांठे में स्थित है। कालीबंगा शब्द का अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। कालीबंगा की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया है। पहली है 5 स्तरों तक खुदाई। कालीबंगा की सभ्यता की जानकारी के लिए भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने यहाँ कई सोपानों में खुदाई का काम किया। इस स्थान की सर्वप्रथम खोज श्री अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में की थी। तत्पश्चात 1961 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक इस स्थान की खुदाई का कार्य श्री बी लाल, श्री B.K. थापर, श्री M.D. खरे, श्री K.M. श्रीवास्तव तथा श्री S.P. जैन जैसे विख्यात पुरातत्ववेत्ताओं के निर्देशन में हुआ। कालीबंगा की खुदाई का कार्य 5 स्तरों तक किया गया। प्रथम एवं द्वितीय स्तरों को हड़प्पा से भी प्राचीन माना गया है तथा तीसरे, चौथे और 5वें स्तरों को हड़प्पा के समकालीन माना गया है। यहाँ की खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रस्तर धातु काल में, जबकि अन्य क्षेत्रों में विश्व की श्रेष्ठ एवं प्राचीनतम सभ्यताएं विकसित थीं, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भूभाग पर भी एक श्रेष्ठ एवं समृद्ध सभ्यता का विकास हो चुका था। इस समृद्ध सभ्यता को यदि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता तो समकक्ष स्तर की तो अवश्य कहा जा सकता है। यदि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सैंधव सभ्यता की 2 राजधानियां माना जा सकता है तो कालीबंगा को सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जा सकता है। दूसरा है प्रारंभिक स्तरों की खुदाई और सभ्यता की विशेषताएं। कालीबंगा क्षेत्र में खुदाई के लिए घग्गर नदी, जिसका प्राचीन नाम सरस्वती था, के किनारे 2 टीलों को चुना गया जो आसपास की भूमि में लगभग 12 मीटर की ऊंचाई पर थे, जिनका क्षेत्र आधा किलोमीटर के लगभग था, जो क्रमशः पूर्व और पश्चिम की ओर स्थित हैं।
बड़े टीले की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर इस सभ्यता की निम्न प्रमुख विशेषताएं बताई जा सकती हैं। प्राचीन एवं उच्चकोटि की सभ्यता। यहाँ के बड़े टीले की खुदाई से कालीबंगा में प्राचीन नगर होने के प्रमाण मिले हैं, जिसको 5 स्तरों में देखा जाता है। इनमें से 3 ऐसे स्तर दिखाई देते हैं जिन्हें पुनः निर्मित किया गया हो। चूँकि उस युग में इन कांठों की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी, अतः यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति उच्च कोटि की रही होगी। विशिष्ट शैली की सभ्यता। उत्खनन से यह स्पष्ट हो गया है कि कालीबंगा का यह क्षेत्र और उसकी सभ्यता किसी विशेष शैली के अनुरूप निर्मित हुई थी, जिसमें हड़प्पा तथा स्थानीय विशेषताओं का समुचित समन्वय हो गया था। निश्चित नगर निर्माण योजना का विकास। कालीबंगा में आदि ऐतिहासिक काल में एक निश्चित नगर निर्माण योजना विकसित हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ मकानों की कतारों के मध्य में सड़कें एवं गलियां थीं जो उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थीं। यहाँ लंबे चौड़े और साफ सुथरे मार्ग थे, जिनकी चौड़ाई 5 से 5.5 मीटर दिखाई देती है। सैंधव सभ्यता की भांति कालीबंगा में भी नगरों का निर्माण सुव्यवस्थित ढंग से किया गया था। नगरों में जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी। कच्चे तथा व्यवस्थित मकान। यहाँ मकान मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे। मिट्टी की ईंटों का आकार 30 गुना 15 गुना 7.5 सेंटीमीटर के लगभग है। ईंटों की चुनाई करने के बाद उन ईंटों पर मिट्टी के गारे का प्लास्टर कर दिया जाता था। कालीबंगा के इन मकानों में सामान्यतः 4-5 बड़े कमरे, एक दालान और कुछ छोटे कमरे होते थे। कमरों के फर्श को चिकनी मिट्टी से लीप दिया जाता था। 1-2 मकानों में पकाई गई ईंटों के फर्श भी दिखाई देते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संपन्न लोग अपने मकानों की फर्श को पकाई गई ईंटों से पक्का कर दिया करते थे, जबकि साधारण लोग चिकनी मिट्टी से लीप कर फर्श बना देते थे। प्रवेश द्वार के आसपास चबूतरे होते थे। मकानों की छतों के लिए लकड़ी की बल्लियों का प्रयोग किया जाता था और मिट्टी की छत तैयार की जाती थी। मकानों की छतों के लिए केलू का उपयोग नहीं किया जाता था। खुदाई में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत है कि कालीबंगा के निवासी अपने मकानों की छतों को पक्का करने की कला से अनभिज्ञ थे। मकानों की छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी यहाँ देखी गई हैं। जन स्वास्थ्य एवं सफाई के प्रति जागरूकता। कालीबंगा की सभ्यता की एक अन्य विशेषता ये है कि यहाँ के लोग जन स्वास्थ्य एवं सफाई के बारे में काफ़ी जागरूक थे, क्योंकि मकानों से गंदा पानी निकालने की नालियाँ और मकानों के बाहर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे, जिनमें गंदा पानी गिरता रहता था। गंदा पानी चारों ओर न फैले, इसके लिए गड्ढों में विशेष प्रकार के गोलाकार भांड एक दूसरे पर लगाकर रख दिए जाते थे और इन भांडों से बहने वाले पानी को जमीन सोख लेती थी। कूड़ा करकट डालने के लिए बर्तन रखे जाते थे। चूल्हों का उपयोग। भोजन पकाने के लिए घरों में चूल्हे होते थे। प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि चूल्हे जमीन की सतह के ऊपर तथा सतह के नीचे दोनों प्रकार से बनाए जाते थे। जमीन की सतह से नीचे निर्मित चूल्हों में ईंधन डालने तथा धुआं निकालने के लिए विशेष प्रकार के छिद्र बनाए जाते थे। पक्की सड़कों तथा पक्की ईंटों का प्रयोग। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यहाँ सड़कों को पक्का बनाने की पद्धति भी प्रचलित थी। चूँकि सैंधव सभ्यता की तरह हमें इस क्षेत्र की खुदाई में ईंटें पकाने का भट्टा नहीं मिला है, अतः अनुमान किया जाता है कि यहाँ ईंटें संभवतः धूप में पकाई जाती थी और पक्की ईंटों का प्रयोग कुओं एवं नालियों में किया जाता था। ऐसा कई अवशेषों से प्रमाणित है। नालियों का प्रयोग। कालीबंगा के उत्खनन से ज्ञात होता है कि इस सभ्यता में गंदे पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए नालियों का प्रयोग किया जाता था। नालियाँ लकड़ी तथा पक्की ईंटों से बनी होती थी तथा ऊपर से ढकी हुई रहती थी। समय समय पर नालियों की सफाई भी की जाती थी। अंतिम स्तरों की खुदाई में प्राप्त सभ्यता अवशेषों की विशेषताएं। कालीबंगा के क्षेत्र में बड़े टीले की खुदाई के कुछ वर्षों बाद छोटे टीले की खुदाई का काम हाथ में लिया गया। खुदाई के अंतिम स्तरों पर हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसे हड़प्पा पूर्व की सभ्यता की संज्ञा दी गई है। यह सभ्यता अनेक बातों में हड़प्पा सभ्यता से भिन्न है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस खुदाई के अवशेषों में
इस सभ्यता के सभी मकान कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। मकान की दीवारें हड़प्पा की भांति ठीक उत्तर दक्षिण अथवा पूर्व पश्चिम की दिशा में नहीं हैं। यहाँ लघु पाषाण औजार एवं तांबे की वस्तुएं हड़प्पा की सभ्यता की तुलना में अधिक प्राप्त हुई हैं। इस सभ्यता के बर्तन उतने कलात्मक एवं ठोस नहीं हैं जितने हड़प्पा के अवशेषों में मिले हैं। यहाँ से उपलब्ध पात्रों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उनमें से कुछ को अंतिम रूप देने के लिए ऊपरी सतह की गीली अवस्था में रगड़ा जाता था, जिससे धारियां लुप्त हो गई हैं। इन मृद भांडों को अधिकतर लाल धरातल पर काले रंगों से ही सादे ढंग से सुंदर ज्यामितिक डिजाइन देकर सजाया गया है। सुरक्षा चौकी या कार्यालय के संकेतावशेष। छोटे टीले के प्रथम एवं द्वितीय स्तर के उत्खनन से पता चलता है कि इसके चारों ओर चौड़ी दीवारें एवं खाइयां बनाई गई थीं। इसमें बड़े बड़े कमरे, एक कुआं तथा लंबा दालान है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि कालीबंगा की मुख्य बस्ती के बिल्कुल निकट एक सुरक्षा चौकी की व्यवस्था रही होगी। संभव है यह स्थान सरस्वती नदी के क्षेत्र की सत्ता का एक प्रमुख केंद्र रहा हो और नगर व्यवस्था में सहयोग देता रहा हो। कुछ पुरातत्ववेत्ताओं की मान्यता है कि छोटे टीले के स्थान के नीचे स्थानीय शासक का आवास अथवा नगर व्यवस्था से संबंधित कार्यालय भी हो सकता है। मिट्टी के बर्तनों के अवशेष। कालीबंगा की खुदाई से मिट्टी के कई बर्तन और उनके कई अवशेष मिले हैं। उनके आधार पर कहा जा सकता है यह बर्तन काफ़ी पतले व हल्के थे। इन्हें चाक पर बनाया जाता था, लेकिन इनमें सुंदरता व सुडौलता का सर्वथा अभाव पाया गया है। बर्तनों का रंग लाल है, परंतु शीर्ष और मध्य भाग पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इन बर्तनों पर चौकोर, गोल, जालीदार, वृत्ताकार, घुमावदार, त्रिकोण एवं समानांतर रेखाओं द्वारा अलंकरण किया गया है। अलंकरण में फूल, पत्ती, पक्षी, खजूर आदि की आकृतियां भी उत्कीर्ण की गई हैं। कुछ बर्तनों पर मछली, कछुए, बतख, हिरण आदि की आकृतियां भी देखने को मिलती हैं। इन बर्तनों को देखने से पता चलता है कि यहाँ के लोगों को रंगों का पर्याप्त ज्ञान था और बर्तनों के अलंकरण में वे दक्ष थे। इन बर्तनों में मुख्य रूप से घड़े, प्याले, लोटे, हांडियाँ, रकाबियाँ, सरावले, पेंदे वाले ढक्कन, तवे आदि प्राप्त हुए हैं। अन्य उपकरण। कालीबंगा की खुदाई में मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त मिट्टी के खिलौने, पशुओं एवं पक्षियों के स्वरूप वाले, मिट्टी की मुहरें, चूड़ियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, शतरंज एवं चौसर की गोटियाँ, तोल के बाट, तांबे की चूड़ियाँ, चाकू, तांबे के औजार, कांच के मणिये, आभूषण आदि भी मिले हैं। कालीबंगा की खुदाई में मिट्टी से बनी अनेक मूर्तियाँ मिली हैं, जिनमें सांड की मूर्ति बड़ी सजीव एवं प्रभावशाली है। इसके अतिरिक्त अनेक मुहरें भी मिली हैं, जो घिया पत्थर, तांबा तथा मिट्टी से बनी होती थी। दुर्ग के भग्नावशेष। घग्गर नदी के तट पर 3 खंडों में विभाजित एक बस्ती है, जो कालीबंगा के नाम से विख्यात है। इन खंडों में एक किले का भाग है और साधारण नागरिकों के रहने के तीनों खंड एक दीवार से घिरे थे, जो कच्ची ईंटों से बने थे। मिट्टी की ये ईंटें 40 या 30 सेंटीमीटर लंबी, 20 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 10 सेंटीमीटर ऊंची हैं। किले का भाग 240 मीटर ऊंचा उत्तर दक्षिण और 120 मीटर पूर्व पश्चिम में विस्तारित था। दुर्ग के एक भाग में कच्ची ईंटों या मिट्टी से निर्मित चबूतरे हैं। चबूतरे ऊंचे थे तथा उन पर गलियारों में बनी हुई सीढ़ियों द्वारा चढ़ा जा सकता था। इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः इनका उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता होगा। संभवतः धार्मिक कार्यों के लिए वेदियों का प्रावधान भी किया गया था। इनके एक तरफ समृद्ध लोगों के मकान थे, जो वैसी ही ईंटों के बने हुए थे जैसी ईंटों की किले की दीवारें बनी हुई थी। दुर्ग में प्रवेश के लिए 2 द्वार बनाए गए थे। एक द्वार उत्तर दिशा में था, जबकि दूसरा द्वार दक्षिण दिशा में था। जूते हुए खेत। कालीबंगा क्षेत्र के उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि नगर के बाहर जूते हुए खेत हैं। यह भूमि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व के पूर्वार्ध की प्रतीत होती है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि विश्व की सभी सभ्यताओं की खुदाई में यह प्राप्त पहला खेत है। इस प्रकार के खेतों में 2 प्रकार की फसलों को एक साथ उगाया जाता था।
जो कि वर्तमान में भी कालीबंगा के आसपास के क्षेत्रों में उगाया जाता है। खेत में ग्रिड पैटर्न की परतों के निशान हैं। ये निशान एक दूसरे को समकोण पर काटते मिलाते हैं। कालीबंगा के लोगों ने इन खेतों के माध्यम से हड़प्पा संस्कृति के पहले जुते हुए खेतों का उदाहरण प्रस्तुत किया है। संभवतः संस्कृत साहित्य में उल्लेखित बहुधान्य कारक क्षेत्र भी यही था। यह कहना तो अभी कठिन है कि यहाँ कौन सी खेती की जाती थी, लेकिन संभावित बाढ़ को देखते हुए यही अनुमान लगाया जा सकता है कि रबी की फसल व गेहूं और जौ ही यहाँ होते थे। तांबे के बने कृषि के औजार यहाँ की आर्थिक उन्नति के प्रमाण हैं। कला प्रेम। श्रृंगार के उपकरणों व आभूषणों को बनाने में यहाँ के निवासियों का कला प्रेम व सांस्कृतिक रुचि का ज्ञान होता है। कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, सोने, मूंगे व सीपों के आभूषण व तांबे की पीने इनकी उन्नत सभ्यता के प्रतीक हैं। कुछ बर्तनों पर पेड़ पौधे व पक्षियों के चित्र मिले हैं। इस युग की विकसित सभ्यता कई मुहरे जिन पर पशु और पुरुषों की आकृतियां बनी हुई हैं, या गाय के मुख वाले प्याले व तांबे का बैल स्वतः ही यहाँ की संपन्नता को प्रभावित करते हैं। धार्मिक भावनाएं। कालीबंगा के दुर्ग से 300 मीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में एक कब्रिस्तान भी मिला है। कालीबंगा के निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा व धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 प्रकार की समाधियां यहाँ मिली हैं। वे अपने शवों को अंडाकार खंड में सीधा लिटाकर उत्तर की ओर सिर रखकर मृत्यु संबंधी उपकरण, मिट्टी के बर्तन आदि के साथ गाड़ते थे। दूसरी विधि में शव की टांगें समेटकर गाड़ा जाता था तथा शव के साथ कुछ बर्तन रख दिए जाते थे। तीसरी विधि में शव के साथ बर्तन व एक एक सोने व मणि के दाने की माला से विभूषित कर गाड़ने की प्रथा थी। कालीबंगा के देवता संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के देवताओं के ही अनुरूप थे। लिपि। मिट्टी के भांडों और मोहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई है वह सैंधव लिपि से मिलती जुलती है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि में एक कठिनाई यह भी है कि लिपि के अक्षर एक दूसरे के ऊपर खुदे हुए प्रतीत होते हैं। यह लिपि सैंधव लिपि की तरह दाएं से बाएं की ओर लिखी गई प्रतीत होती है। कालीबंगा की सभ्यता का पतन। सरस्वती नदी के लुप्त होने के साथ ही कालीबंगा की सभ्यता का भी लोप हो गया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कथन है कि संभवतः भूचाल से या कच्छ के रन के रेत से भर जाने से ऐसा हुआ हो। जो समुद्री हवाएं पहले इस ओर नमी लाती थीं और वर्षा का कारण बनती थी, वही हवाएं अब सूखी चलने लगी और कालांतर में यह भूभाग रेत का समुद्र बन गया। सरस्वती नदी के अंतर्धान होने के उल्लेख पुराणों में भी मिलते हैं, जो इस अवस्था के द्योतक हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले भाग में हम पढ़ेंगे आहड़ की सभ्यता के बारे में।